हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। ये सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट के लिए हिंदी पेडागोजी। ये ऑनलाइन पेपर का है। ये 20 जनवरी का पेपर है। 20 जनवरी का पेडागोजी हम सॉल्व करा रहे हैं 15, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टफ भी है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी का। अभी मेरा चैनल नया है और मैं वीडियो भी नया बना रही हूँ और मैं हिंदी एसएसटी और ईवीएस का शॉर्ट टॉपिक कराती हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। एसएसटी में मैं और चैप्टर वाइज कराऊंगी और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ऑनलाइन पेपर भी ऑफलाइन भी। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण जिसे एलएडी कहते हैं बच्चों की किस बात मदद करता है। तो नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण एलईडी बच्चों को किस बात में मदद करता है। वयस्कों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुरू करने में, व्याकरण के नियम बनाने में, सरलता पूर्वक दूसरी भाषा सीखने में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सरलता पूर्वक दूसरी भाषा सीखने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें है व्याकरण के नियम बनाने में, नॉम चॉम्स्की बोलते हैं एलईडी के द्वारा ही जो व्याकरण के नियम होते हैं बच्चे बनाते हैं। अब हम देखते हैं इनके बारे में इम्पोर्टेंट। प्रत्येक बालक में सीखने की जन्मजात शक्ति या क्षमता के साथ पैदा होता है। प्रत्येक बालक जो होता है भाषा सीखने के साथ ही जन्मजात शक्ति या क्षमता के साथ पैदा होता है। ये नॉम चॉम्स्की कहते हैं, जिसे भाषा अर्जन यंत्र कहा जाता है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र एलईडी कहा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध है। इन्होंने यही बोला है, विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध है, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र एलईडी हमारी सहायता करती है। ये एलईडी ज़्यादा काम कब तक करती है, भाषा अर्जन एलईडी 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय होता है, 5 साल तक ज़्यादा एक्टिव रहता है। यह संवेदनशील होता है भाषा सीखने के लिए। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में ज़रूर आता है कि भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है, तो नॉम चॉम्स्की से। तो ये नॉम चॉम्स्की के बारे में इम्पोर्टेंट था, जितना मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्रीलाल पाठ सामग्री को बच्चे की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से समृद्ध करते हैं। श्रीलाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं। श्रीलाल कोई टीचर है, वो कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं भाषा, और लेकिन वो जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं भाषा, वो बच्चों को रीति रिवाज जैसे कि होली के बारे में बता रहे हैं, दिवाली के बारे में बता रहे हैं और परंपराओं के बारे में बता रहे हैं कि कैसे मतलब हम यूज़ करते हैं, ताकि बच्चों को, अगर कोई चीज़ आप बच्चों को उनके जीवन से जोड़ के बताएँगे तो वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अगर आप उनके जीवन से नहीं जोड़ के बताएँगे तो वो ऊबने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि गोवा कैसा राज्य, एक भाषिक राज्य? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो इतनी भाषाएं पढ़ाई जाती। द्विभाषिक राज्य? बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो कट ही जाएगा। तो बहुभाषिक राज्य है। एनसीएफ 2005 भी बहुभाषी बहुभाषी लैंग्वेज का सपोर्ट करता है। तो गोवा में कोंकणी, मराठी है, या फिर किसी भी राज्य में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उसका यही होगा राइट आंसर, बहुभाषिक राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सकें। जो प्राथमिक के बच्चे होते हैं, वो इसमें पूछा है कि क्या करना चाहिए टीचर्स को कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सके, मतलब वो अपनी पढ़ाते समय वो जो सर पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से समझ सके, उसके लिए एक्टिव भी रह सके और कुछ कर भी सके उसके लिए, और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया भी कर सके। तो इसमें होगा आज्ञात्मक विधि। आज्ञात्मक विधि में पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर रूल बताया जाता है। जैसे अभी आप बच्चों को संज्ञा पढ़ा रहे हैं, तो आप सीधे उनको संज्ञा का परिभाषा लिखा देंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। आप उनसे पूछेंगे कि पेड़ क्या है, व्यक्ति क्या है, पौधे क्या है, मतलब ये सब चीज़ें पूछेंगे। टेबल क्या है, आपका नाम क्या है, तो इस तरह से पूछेंगे। फिर बाद में आप उनको परिभाषा पूरा बताएंगे संज्ञा का, तो उन्हें समझ में आ जाएगा। तो इसे आज्ञात्मक विधि। आज्ञात्मक विधि में पहले एग्जाम्पल दी बताया जाता है, फिर रूल बताया जाता है। तो इसका राइट आंसर था आज्ञात्मक विधि। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं। इसमें पूछ रहा है निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं। इसका मतलब ये होता है निष्क्रिय का जिनका प्रयोग कभी कभार होता है। जैसे निष्क्रिय, कोई चीज़ निष्क्रिय है उसको हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। जैसे कोई चीज़ यूजलेस है, कभी कभार काम आती है, तो हम उसको कभी कभार ही यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जिनका प्रयोग कभी कभार होता है।
अगला क्वेश्चन है त्रुटियों के बारे में कौन-सा कथन नहीं सही नहीं है? तो त्रुटि के बारे में इसमें पूछ रहा है कौन-सा कथन सही नहीं है। अगर त्रुटि बच्चे करेंगे या हम ही करेंगे तो अभी तो सीखेंगे। अगर हम हारते हैं किसी चीज़ से तो फिर हम अगली अगली बार और मेहनत करके तभी जीतते हैं। तो त्रुटि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम त्रुटि करके ही सीखते हैं। तो हम इसका राइट आंसर देखते हैं। त्रुटि भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती है। ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं, त्रुटि हमेशा बुरी नहीं होती, सही है। त्रुटि भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम है, एकदम सही है। त्रुटियाँ द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक, ये भी सही है। इसमें पूछा त्रुटि भाषा के बारे में क्या सही नहीं है, तो गलत पूछा है तो इसका राइट आंसर ये होगा। त्रुटि भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती है। और त्रुटि एक पॉजिटिव चीज़ है, बच्चे त्रुटि करके ही सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं। कल्पना है कोई ये किसी गतिविधि की क्लब की एक सचिव हैं। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया। जैसे हम लोग स्कूल में छोटे थे तो कोई कभी-कभी कोई बाहर से आते थे, गेस्ट टीचर टाइप के या फिर कोई अच्छे जो मतलब डॉक्टर आते थे हम लोगों को चेक करने के लिए, उसके बारे में बताते थे, बॉडी के बारे में हमें कितना केयर करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए। वैसे किसी विद्यालय में कल्पना सचिव हैं, अब उन्होंने अपने विद्यालय में बुलाया। आप उनका साक्षात्कार और कल्पना उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। उसमें उनके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रही हैं। देखिए पूछ रही हैं तो यहाँ से आप समझ रहे हैं पूछने का मतलब क्या होगा। इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखेंगे? वो पूछ रही हैं तो श्रवण और लेखन, ठीक है पूछ रही हैं श्रवण तो ठीक है लेकिन लेखन इसमें लिखने वाली बात तो है ही नहीं। वाचन और लेखन इसमें वाचन तो सही है लेकिन लिखने का बात ही नहीं है। इसमें पढ़ाने वाली बात ही नहीं, तो इसका राइट आंसर हो गया श्रवण और वाचन। इसका राइट आंसर हो गया श्रवण और वाचन गतिविधि। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती इस प्रकार के तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन को किस श्रेणी में रखेंगे? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गया। ये सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। ये सूर्य हो गया हमारा, चारों तरफ घूमती है। इस तथ्य की तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन को आप किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिपादक लेखन, व्याख्यात्मक या प्रत्याकारी लेखन, आकर्षक? इसमें कोई आकर्षण की तो बात ही नहीं हो रही है। और वृत्तांत्मक लेखन इसमें ये भी नहीं, बस शॉर्ट स्टोरी के बारे में तो बताया ही नहीं जा रहा है। और अगला उसका ऑप्शन है विवरण, इसमें विवरण भी नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिपादक लेखन, व्याख्यात्मक। अच्छी तरह से समझाना, इसका मतलब होता है अच्छी तरह से समझाना। इसका राइट आंसर हो गया प्रतिपादक लेखन। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए? इससे संबंधित कौन-सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है विद्यार्थी के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए? अभी मैंने आपको बताया अगर आप विद्यार्थी से कोई भी बात करेंगे, उनसे जोड़ के बात करेंगे, उनको बता के करेंगे, उनकी पृष्ठभूमि, रीति-रिवाज या फिर उनकी मदर लैंग्वेज का यूज़ करके करेंगे, तो ये बहुत सही रहेगा, विद्यार्थी समझेंगे। नहीं तो वो बोर होंगे और बोर होके क्लास छोड़ के चले जाते हैं कभी-कभी बच्चे तो। और बच्चे इससे इंस्पायर भी होते हैं बहुत ज़्यादा और लैंग्वेज भी सीखते हैं सेकंड, थर्ड और जितने भी उनके क्लास में बच्चे रहते हैं उनके साथ अंतःक्रिया भी कर पाते हैं। यह बहुत प्रेरणास्पद है और यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। यह विद्यार्थी को दूसरे संस्कृति समझने में मदद करता है। यह भाषा अर्जन का आधार है। तो ये पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया ये बी। ये पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। गलत का आंसर आप हमेशा देखेंगे तो गलत ही होता है। वैसे मैं आप लोगों को हिंदी का टैग वर्ड कराऊँगी। हिंदी एसएसटी, ईवीएस सबका टैग वर्ड कराऊँगी। अगर आप किसी में फँसेंगे तो आप टैग वर्ड से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? इसमें ये पूछ रहा है भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? योगात्मक आकलन आकलन की योजना बनाना और प्रश्न पत्र तैयार करना, इसमें ये सब तो है ही नहीं। शिक्षार्थी की समझ में रह गए अंतरों, कमियों को जानना। इसीलिए होता है कोई चीज़ निदान इसलिए किया जाता है। आप शिक्षार्थी जो होते हैं उनकी उनमें क्या कमी रह गई, हम मतलब हम क्या उनको कमी उनको समझ नहीं पा रहे हैं, हम उनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं ढंग से, किस तरीके से उनके साथ अंतःक्रिया करें, उन्हें अपने साथ जोड़ें या फिर उनकी मदर लैंग्वेज के साथ जुड़ के उन्हें अच्छे से समझाएँ। तो उसका यही होता है राइट आंसर, शिक्षार्थी की समझ में रहकर अंतरों और कमियों को जानना। अगला क्वेश्चन है भारत में किस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में माना गया है? तो भारत में द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश को माना गया है, अंग्रेजी को।
अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं, ये कथन किससे संबंधित है? तो ये पूछा है, ये सब किससे संबंधित है? भाषा अद्वितीय है, ये भी ठीक है। भाषा वाचिक है, ये भी ठीक है। भाषा यादृच्छ है, ये गलत है। इसका राइट आंसर यही होगा कि भाषा यादृच्छ है। भाषा जो होती है गतिशील होती है और नेचुरल संबंध होता है। सब भाषाओं में एक दूसरे से संबंध होता है और गतिशील होती हैं। बच्चे नेचुरली सीख जाते हैं लैंग्वेज को, अगर वैसा उन्हें माहौल मिलता है। अगला क्वेश्चन, व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है आज्ञात्मक और निगनात्मक विधि। पहले आप बच्चों को एग्जाम्पल देंगे, मैंने आपको संज्ञा का एग्जाम्पल बताया था। पहले आप बच्चों को एग्जाम्पल देंगे, फिर उसके बाद रूल बताएंगे। तो इसका राइट आंसर यही है। आज्ञात्मक विधि में यही होता है, पहले आप एग्जाम्पल देंगे फिर रूल बताएंगे, और निगनात्मक विधि में होता है पहले आप रूल बताएंगे फिर एग्जाम्पल देंगे। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य दृश्य शब्द शब्द भंडार किस प्रकार का शब्द है? तो इसमें दिया है रट कर सीखना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। पाठक इसकी पहचान करता है, बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है। तो इसका राइट आंसर ये है। लेखक की शैली प्रभावशीलता का निर्णय लेने में मदद करता है, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए? आरंभिक जैसे साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों में क्या करना चाहिए? तो इसका देखते हैं हम लोग राइट आंसर। पारंपरिक प्रवेशिका पढ़नी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। विभिन्न प्रकार की लिखित और वाचिक सामग्री से अंतःक्रिया करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे एक्टिव रहेंगे, अंतःक्रिया कर पाएंगे और मतलब एक्टिविटी भी कर पाएंगे। ड्रिल, और ये तो निगेटिव वर्ड है, और मौखिक ड्रिल अभ्यास वगैरह जहाँ पे दिखे, ये सब निगेटिव वर्ड है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 20 जनवरी से मैंने करा दिया। पेडागोजी में 15 आते हैं, ये ऑनलाइन पेपर वाले क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अभी मेरा चैनल नया है तो आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। थैंक यू एवरीवन।